हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर संत कबीर विद्यापीठ के, जिसमें आप लगातार ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि बीए, बीएससी और बीकॉम, बीसीए ये सब की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो इससे आपके लिए बहुत ही फ्री में कंटेंट इतनी आसानी से मिल जा रहा है, जिसको लेकर के आप इधर-उधर पैसे दे करके परचेज करते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल रही हैं। तो आज हमारी जो भूगोल की क्लास है, क्योंकि मैं सलोनी भूगोल की क्लास लेती हूँ आप लोग के बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्वालामुखी के बारे में है। अभी तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ज्वालामुखी के पहले आपने भूकंप पढ़ा, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी जो आपके लिए लाभदायक थी। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्वालामुखी के बारे में है। वैसे तो पिछली क्लास में हम आपको ज्वालामुखी से संबंध में बहुत सारी बातें पहले भी बता चुके हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी में लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ सिलिका और आयरन की मात्रा लावा में और मैग्मा में होती है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पिछली क्लास में पता चल चुका है। उसी के साथ आज का जो हमारा विषय है ज्वालामुखी, उसमें हम ऐसी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगी। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार के रूप से अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ अगर इनकी अवधि के रूप में देखी जाए तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। ये सारी बातें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी अब तक आप जान चुके हैं कि एक पृथ्वी के क्रस्ट पर जब एक छिद्र के रूप में जब अंदर से लावा मैग्मा बाहर आता है तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। और ज्वालामुखी की उत्पत्ति से बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे के रूप में अगर हम कहें तो फायदे के रूप में आपने देखा कि किस प्रकार से भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिसमें दक्कन का पठार काफी प्रमुख है, वो किस प्रकार से मतलब ज्वालामुखी उद्गार की वजह से ही वो बन पाया है, जिससे बहुत सारी क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो स्वयं में ऐसा है कि सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की स्थलाकृतियां हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। सभी प्रकार के मौसम हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है। तो विभिन्न प्रकार के मौसम हम एक ही स्थान पर, एक ही देश में महसूस कर सकते हैं, और यही सारी चीजें हमारे भारतवर्ष को, भारत देश को अलग बनाती हैं। तो जो दक्कन का पठार है वो स्वयं में बहुत ही बड़ी खुशियां, मतलब स्वयं में एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है, कितनी सारी खनिजों को समेटे हुए है। तो हमारा दक्कन का पठार जो है वो इसी ज्वालामुखी की देन है। इसी ज्वालामुखी की वजह से उसको हम देख पा रहे हैं। तो आज की क्लास ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट तो कर चुके हैं, लेकिन ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें भी आप जान चुके हैं। अगर हम बात करें ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि लावा कितने प्रकार का होता है, एक बेसिक लावा होता है, एक एसिडिक लावा होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार का होता है, तो इसको कई भागों में बांटा गया है। कुछ को विस्फोट के आधार पर बांटा गया है, कुछ को उद्गार के आधार पर बांटा गया है, कुछ को अवधि के आधार पर बांटा गया है। तो ये सारी चीजों में इसको अलग किया गया है। अभी अगर हम बात करें विस्फोट के प्रकार के आधार पर जो ज्वालामुखी को बांटा गया है, उसमें पहला है हाइड्रोथर्मल विस्फोट, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में राख निकलता है। केवल मतलब जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उस पाइप नली से, उस सेंटर कोर से राख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और मैग्मा की मात्रा बहुत कम होती है, या यूं कहें ना के बराबर मैग्मा है और राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब अगर हम बात करें अग्नाशय विस्फोट के बारे में, तो इस ज्वालामुखी में, इस प्रकार की ज्वालामुखी में ऐसा होता है कि जो भी भूतल पर कोई जल है किसी स्थान पर, अगर हम समझे ये है हमारा कोई क्षेत्र, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार इस पाइप की लाइन से, इस पाइप की से मैग्मा बाहर निकल आ रहा है, मैग्मा बाहर निकल आ रहा है। तो पहले तो जो मैग्मा बाहर निकल आ रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्मा के अंदर जो पावर होता है, जो ताकत होता है, वो कहीं कहीं तो कम होता है, पर किसी किसी मैग्मा में ज्यादा मात्रा में पावर होता है। वेट अ सेकेंड। कभी कभी मैग्मा ज्यादा मात्रा में पावरफुल होता है, तो वो एक स्थान से इस प्रकार से निकलता है बाहर, क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि ऊपर के धरातल को भी गर्म कर देता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई जल है, तो उसको भी वो गर्म कर देता है, बहुत तीव्र गर्म कर देता है, बहुत तीव्र गर्म कर देता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, जब गर्म तो होता ही है, साथ में साथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो उस प्रकार का जो मैग्मा होता है वो ऊपर धरातल पर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें बहुत तेजी से विस्फोट करा देता है। तो इस प्रकार की जितनी भी ज्वालामुखी होती हैं उन्हें हम अग्नाशय विस्फोट के अंदर रखते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट के बारे में, तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा निकल रहा है, वो धरातल का जो जल है उसके साथ क्रिया करता है, और इस प्रकार क्रिया करता है कि जब भी इस प्रकार की ज्वालामुखी उत्पन्न होगी तो बारिश पक्का होगी। वैसे तो जब भी कहीं पे भी कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कुछ समय के बाद बारिश का होना तय है। तो ये इस कारण से होता है क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलता है तो बहुत सारी गैस, बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे ऐसे चीजें निकलती हैं पृथ्वी के अंदर से जो वर्षा बहुत जल्दी करा देती हैं। तो उसी में ये होता है कि जो फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट होता है, उसका जो मैग्मा होता है वो बहुत तेजी से जो भूपर्पटी का जल है उसके साथ बहुत तीव्र क्रिया कर लेता है और बारिश की मात्रा बहुत तीव्र करा देता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी फ्रेटोमैग्मेटिक प्रकार का विस्फोट होता है किसी स्थान पर, तो जो बादल होते हैं वो एकदम काले घने हो जाते हैं। तो ये तो थे विस्फोट के प्रकार से ज्वालामुखी का वर्गीकरण। हम जानते हैं उद्गार के आधार पर जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है वो सिर्फ दो आधार पर किया गया है, एक केंद्रीय उद्गार वाली और एक दरारी उद्गार वाली। केंद्रीय उद्गार से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि जब भी ये हमारा भूतल है और यहाँ से जब पाइप के रूप में मैग्मा बाहर निकलता है, इस प्रकार से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, तो ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी आते हैं। और अगर हम बात करें दरारी उद्गार के बारे में, तो दरारी उद्गार में ऐसा होता है कि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो बीच में जो दरार उत्पन्न हो जाता है, वहां से जो ज्वालामुखी निकलती है उसको हम दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए बात करते हैं जो हमारा केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है उसको कितने भागों में बांटा गया। उसको हमने बांटा है हवाई प्रकार की ज्वालामुखी, स्ट्रोबेलियन प्रकार की ज्वालामुखी और वेल्केनियन प्रकार की ज्वालामुखी और पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी और विसुयस प्रकार की ज्वालामुखी। इतने प्रकारों में हमने केंद्रीय ज्वालामुखी को बांटा है। अब अगर हम बात करें हवाई प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में, तो इसमें विस्फोट बहुत ही तीव्रता से होता है, बहुत तीव्रता से विस्फोट कराता है जब भी हवाई प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार होता है। साथ ही साथ इसमें गैस की जो तीव्रता होती है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में गैस की तीव्रता होती है। साथ ही साथ ये जो विस्फोट तो ये होता है लेकिन बहुत शोर शराबा नहीं करता है, बहुत शांत ढंग से ये विस्फोट होता है। और साथ ही साथ इसमें जो लावा निकलता है वो तरल निकलता है। तो आपने जाना हवाई प्रकार की ज्वालामुखी में लावा तरल होता है, लावा तरल निकलता है। साथ ही साथ ये बहुत ही शांत ढंग का विस्फोट होता है, शांत ढंग का विस्फोट होता है। साथ ही साथ इसमें गैस की जो तीव्रता होती है वो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें स्ट्रोबेलियन प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में, स्ट्रोबेलियन प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में, तो ये जो सिसिली द्वीप है, जो भूमध्य सिसिली द्वीप है, उसके पास, उसके उत्तर में, शायद उसके उत्तर में इस प्रकार की ज्वालामुखी अक्सर देखने को मिलती है। साथ ही साथ
इसका जो लावा होता है वो बहुत ही पतला होता है, जो इसका लावा होता है वो बहुत ही पतला होता है। साथ ही साथ जो हमारा हवाई प्रकार की विस्फोट है, हवाई प्रकार की ज्वालामुखी है, उसके लावा से कम तरल होता है। मतलब हवाई प्रकार की जो ज्वालामुखी है उसमें लावा तरल तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा तरल है स्ट्रोबेलियन प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार में। ये जो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट कराती है, बहुत ही भयानक विस्फोट कराती है गैस के साथ। गैस के साथ इस प्रकार से विस्फोट करती है कि जितने भी गैस या धूल कण हैं ये विस्फोट कराती है, और धूल कण खूब ऊंचाई पे जाते हैं। लेकिन ऊंचाई पे जाने के बाद ये जब धूल कण गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि धूल कणों की वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है कि धूल कणों की वर्षा हो रही है। क्योंकि जो हमारा भूतल है, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकलते हैं, धूल आते हैं और भी कई सारी गैसेस बाहर निकलती हैं। तो जब भी इस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राख की वर्षा हो रही है। इस प्रकार से गैस निकलते हैं इसके भीतर से। साथ ही साथ जो तीसरा है वेल्केनियन प्रकार की जो ज्वालामुखी है, वेल्केनियन प्रकार की जो ज्वालामुखी है, इसमें ऐसा होता है, इसमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इसका लावा चिपचिपा होता है जो छिद्र में जाके जम जाता है। इसका लावा चिपचिपा होता है और छिद्र में जाकर के जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है, मान लीजिए ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है तो इसका जो छिद्र होता है यहीं पर आकर के इसका लावा जमा हो जाता है और बहुत ही चिपचिपा होता है इसका लावा। साथ ही साथ जब इस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये इतना ज्यादा भयानक काला बादल उत्पन्न कर देता है, इतना भयानक कि लगता है जैसे बादल ही फट जाए, बहुत ही काला, मतलब दिन में भी अंधेरा हो जाएगा, इस प्रकार के काले घने बादलों का ये निर्माण कर देता है। इसके अंदर के जो भी पार्ट्स, जो भी राख या जो भी गैसेस पाई जाती हैं इस प्रकार की ज्वालामुखी के अंतर्गत, वो काला घना मेघ, काला घना बादल बना देती हैं बहुत ही तीव्र गति से। अब अगर हम बात करें पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है और सबसे ज्यादा तेज विस्फोट कराता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा विस्फोट कराने वाला ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि पिलियन प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो बहुत ही तीव्र गति से विस्फोट कराती है और बहुत ही ज्यादा विनाशकारी ये होती है। विनाशकारी तो ये होती ही है, साथ ही साथ इसमें जो लावा होता है, इसमें जो लावा होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर का जो लावा होता है थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मात्रा में इस प्रकार की ज्वालामुखी में लावा की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो अभी तक आपने हवाई, स्ट्रोबेलियन, वल्केनियन और पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में समझा। अगर हम अगला बात करें विषुवियस प्रकार की ज्वालामुखी के बारे में, तो इस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर इसके राख जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर इसके राख जाते हैं। विषुवियस प्रकार की ज्वालामुखी में बहुत भयानक विस्फोट होता है, साथ ही साथ इसके जो लावा है, जो भी गैस है, ये बहुत ही ऊंचाई तक जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं। और इसको विषुवियस प्रकार की जो ये ज्वालामुखी है, विषुवियस प्रकार की जो ज्वालामुखी है उसको प्लिनी महोदय ने खोजा था, इसलिए इसको हम प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी का नाम भी देते हैं, प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसको प्लिनी महोदय ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। प्लिनी महोदय ने 75 ईस्वी में इसको सबसे पहले देखा गया था, इस प्रकार की ज्वालामुखी को सबसे पहले 75वीं ईस्वी में, और प्लिनी महोदय ने इसको सबसे पहले अध्ययन किया था, तो इसलिए इसको प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी का नाम भी दिया गया है। और विसुवियस जो स्थान है वहीं पर इस प्रकार की ज्वालामुखी को सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम विसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बात करें अब दरारी उद्गार, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे केंद्रीय उद्गार के जो टाइप्स हैं वो सारे हमने पढ़े।
अब अगर हम बात करें दरारी उद्गार प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है, उसमें ऐसा है कि गैस की मात्रा बहुत कम होती है और इसका लावा बहुत तरल होता है और ये जब दरार करती हैं, मान लीजिए दरार कर रही हैं, ये दरार कर रही है, तो इसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो ऐसे फैल जाता है, इधर उधर फैल जाता है। इतनी दूरी मात्रा में ये फैलता है कि ये पठार प्लेटू ये सबका ये निर्माण कराते हैं। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है, जो भी दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी होती है, वो इस प्रकार की वो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, पठारों का निर्माण करते हैं, प्लेटों का निर्माण करते हैं। और ढक्कन का पठार हम पहले ही बता चुके हैं कि इसी प्रकार की ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल है। अगर हम अब बात करें अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, अब तक आपने पढ़ा कि विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, साथ ही साथ आपने उद्गार के आधार पर, यानी कि केंद्रीय उद्गार है कि दरारी उद्गार है, उसके आधार पर आपने ज्वालामुखी के प्रकार को समझा। अब हम समझते हैं कि अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। अभी तक बचपन से आप जब भी ज्वालामुखी पढ़े होंगे तो आपने सक्रिय, सुसुप्त और मृत, यही 3 टाइप की ज्वालामुखी पढ़े होंगे, जो कि अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण जब किया गया है तो इसी आधार पर किया गया है। अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, तो ये पहला ज्वालामुखी का टाइप है जो अवधि के आधार पर है। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय के शब्द से ही आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब ऐसी ज्वालामुखी का स्थान जो लगातार उसके अंदर से लावा, मैग्मा, ये सारी चीजें, गैस, रॉक मटेरियल्स, ये सारी चीजें पहले से निकल आ रही हैं लगातार। ये सक्रिय मतलब ये चल ही रहा है, इसका प्रोसेस चलता ही आ रहा है कई सालों से। तो पूरे विश्व भर में इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो 200 से भी प्लस है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, 200 से भी प्लस ज्वालामुखी हैं जो आज भी सक्रिय रूप में हमारे पूरे विश्व में पाई जाती हैं। अगर हम प्रमुखतः इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इटली का एटना जो है वो इसके एग्जाम्पल के रूप में आता है। साथ ही साथ लिपारी द्वीप का स्ट्रोबोली ये भूमध्य सागर के स्थान के जगह पे पाया जाता है। भूमध्य सागर में ये द्वीप है, लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में ही। वहीं पर स्ट्रॉबेली के नाम से ये सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न हुई है और ये इतनी सक्रिय है कि आज भी इससे इतना प्रकाश निकलता है, इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है आसपास के इलाकों में, दिन में हो या रात में हो, हर टाइम ये इसके आसपास के एरिया में प्रकाश किए रहता है। इसीलिए इस ज्वालामुखी को एक और नाम दिया गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या नाम दिया गया है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इस नाम से इसको एक नामकरण दिया गया है। आप एक तरह से सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा उजाला करता होगा कि इसका नाम ही रख दिया गया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो ये तो थी हमारी सक्रिय ज्वालामुखी जो कि निरंतर सक्रिय है, अपने भीतर से लावा, मैग्मा, ये सारी चीजें निकाल रही है। अब अगर हम बात करें सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में, तो ये ऐसा ज्वालामुखी का टाइप है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये कब उद्गार कर दे, कब ये शांत हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मान लो उद्गार हो गया तो ये भी नहीं कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कितने देर में शांत होगा, और अगर मान लो शांत है तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि कब इसमें उद्गार हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है, कभी उद्गार होगा, कभी नहीं होगा, कभी उद्गार होगा, कभी नहीं होगा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इटली का विसुवियस जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी के टाइप का ही एक है, और इंडोनेशिया का क्राकाटोआ जो है वो भी सुसुप्त ज्वालामुखी का ही एक टाइप है। अब अगर हम बात करें मृत ज्वालामुखी के बारे में, तो ऐसी ज्वालामुखी जिसमें कई सालों, कई वर्षों पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और तब से अभी तक ये शांत है, तो उसमें प्रमुखतः ईरान का कोह सुल्तान है और दमावंत है। ये जो दो हैं वो ईरान के हैं और बहुत फेमस है मृत ज्वालामुखी के रूप में। साथ ही साथ म्यांमार का माउंट पोपा जो है वो भी मृत ज्वालामुखी का ही एक टाइप है। तो आपने समझा सक्रिय, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी का टाइप, और साथ ही साथ आपने ये जाना कि विस्फोट के आधार पर, उद्गार के आधार पर और अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। ये आपने समझा आज की क्लास में।
धीरे-धीरे आपकी क्लासेस में और सारे टॉपिक ऐड किए जाएँगे। आप निरंतर इस प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहिए क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी इस पे मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ बीए के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि और भी कई सारे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। हम अगर बात करें अपने विषय के बारे में, भूगोल के बारे में, तो हम निरंतर आपके सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, आप कन्फ्यूज़ ना रहें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मैटर तो कहीं से भी मिल जाएगा और आप कॉपी में बहुत आसानी से लिख लेंगे। लेकिन यहाँ से आप जब आप समझे रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। लेकिन जब यहीं पे नहीं समझे रहेंगे तो आप कितना भी मैटर पा जाएँगे, आपको बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लास यूज़फुल रही होगी और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।